आप लोग मोदी सरकार से इतने तीखे सवाल क्यों कर लेते हैं, इतने कड़े सवाल क्यों कर लेते हैं जो सस्पेंड हो जाना पड़ता है? क्या सवाल थे ऐसे भारी भरकम, ऐसे भयंकर सवाल जिससे मोदी सरकार इतना डर गई, खफा हो गई? चंपत राय जी ने भी विष्णु का अवतार बोला है मोदी जी को, उस पर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन की तरफ से आगे ईवीएम को लेकर के क्या कुछ रणनीतियां तय होने वाली है? नमस्कार। मोदी राज में सस्पेंड हुए सांसदों में से एक और कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता प्रमोद तिवारी जी आज हमारे साथ है। आपका उल्टा चश्मा यूसी पर बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद तिवारी जी। धन्यवाद। आप लोग मोदी सरकार से इतने तीखे सवाल क्यों कर लेते हैं, इतने कड़े सवाल क्यों कर लेते हैं जो सस्पेंड हो जाना पड़ता है? देखिए, मास सस्पेंशन हुआ है। आजाद भारत के इतिहास में, लोकतंत्र में एक साथ इतने सांसदों का कभी भी सस्पेंशन नहीं हुआ। इसमें वो भी सांसद हैं जो उस दिन सदन में नहीं आए थे, दिल्ली में भी नहीं थे। तो मैं नहीं जानता ये सूची कहाँ बनी। प्रस्तावित सरकार करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं मैं, तो समझने में आपको हमारी समस्या की आसानी हो। 1942 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या इसके जो मातृ संगठन है, जब पूरा देश आजादी की ओर बढ़ रहा था गांधी जी के नेतृत्व पे, उनके आह्वान पे, तो उस समय ये अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का निमंत्रण दे रहे थे, सबको आह्वान कर रहे थे, और मौखिक ही नहीं, लिखित भी। और ऐसा नहीं कि इनकार कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि हाँ, वो हमारी कूटनीति थी। इस आजादी का सबसे बड़ा फल क्या मिला हमें? देश में लोकतंत्र। अब आ जाइए 2023 में। तो मोदी जी तो कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। वो कहते जो, करते कभी नहीं, और जो करते हैं वो कहते कभी नहीं। मैं आपको बताऊं, आज, और ये कोई पहली बार नहीं कर रहे, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो ये मोदी मॉडल जाना जाता था कि विपक्ष को बाहर निकालो और सब पास कराओ, 2-4 दिन में संसद खत्म करो विधानसभा। अब उसकी प्रैक्टिस यहाँ शुरू कर दी। मेरी समझी भी नहीं आ रहा है, मेरे जैसे आदमी को, जिसको 3 बार बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड मिला, जो उस दिन शांति से अपनी जगह बैठा था, उसका नाम सूची में पहला है। तो ये मैं मान के चलता हूं कि उन्होंने तय कर लिया था, सरकार ने, मैं चेयर को अब भी नहीं कह रहा हूं, सरकार ने तय कर लिया था, क्योंकि बिना उनके प्रस्ताव के ये हो ही नहीं सकता। इनको इनसे करो, ये लोग ज्यादा बोलते हैं। तो भाई हम विपक्ष में हैं, सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो मोदी जी का नाम तो आएगा। अमित शाह जी एक ऐसा कानून ला रहे हैं जिसे पढ़ के आपको लगेगा कि इस देश का कानून है या कहीं बाहर से लाया गया है। आज हम समीक्षा कर रहे थे उसकी, तो आप देखिए ना, उसका विरोध न हो इसलिए पहले लाइन क्लियर करा दी गई, क्योंकि सच्चाई का सामना नहीं कर। महंगाई पे हमारी नोटिस, बेरोजगारी पे हमारी नोटिस, किसानों को फसल का दुगना मिले उस पे हमारी नोटिस, उस पे चर्चा न हो, तो इसके लिए लोकतंत्र की हत्या करो, निकाल दो इनको। जब ये रहेंगे तो विरोध काहे का होगा? मैंने सीधी सादी कहानी बता दिया। अच्छा प्रमोद तिवारी जी, आप तो बहुत लंबे समय से सदन में रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी में क्या अलग देखा आपने? देखिए, मैं फिर आपसे कह दूं, चूंकि वो चेयरमैन है, मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं जो भी कहूंगा सरकार के खिलाफ। सरकार का प्रस्ताव था, सरकार ने इसे लाया है, सरकार नहीं चाहती तो कभी पारित ही नहीं हो लेकिन सकता। जिस तरीके से सदन के बाहर जो मिमिक्री हुई, उसके बाद में बहुत आहत हो गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो जाति का अपमान है, ये हमारे किसानों का अपमान है, ये मेरे समाज का अपमान है, इस पर क्या कहेंगे? भारत का प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठा, मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल संवैधानिक पद पे बैठी,
दीदी, ओ दीदी, ये मिमिक्री किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने। देश के एक मंत्री के खिलाफ, जो पहले रह चुके हैं, उनकी पत्नी को लेकर 60 लाख की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़े राष्ट्रीय दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को मूर्खों का बादशाह का। तो अगर इस पे चर्चा होनी, इस पे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, तो सबसे पहले तो उन पे चर्चा हो जाए। और वो क्या कह चुके हैं सोनिया जी के लिए, क्या कहते रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, क्या कहते रहे विपक्षी नेताओं के लिए, फिर उस पर भी चर्चा हो जाए। आइए ना, एक कमेटी बन जाए, सब देख लिया जाए। और फिर जिस सदस्य ने की तो उन्होंने कहा भाई मिमिक्री इज आर्ट, और कोई मैंने पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं किया, जो दोनों चैम्बर हैं, दोनों की लॉबी, उसके बाहर मैंने किया। तो जब हम एक अच्छा, आप मॉक लोग तो पार्लियामेंट कानून चलाते, बनाते हैं, आप लोगों से बेहतर कानून बनाना और कानून के बारे में कौन जानता है? तो ये किसी की मिमिक्री करना, वो भी बिना नाम लिए, सदन के बाहर, वो भी, तो ये किस अपराध की श्रेणी में आता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में चल रहा था। मैं चाह रही थी कि मैं एक बार पूछूंगी जरूर। आपने दोनों जो बातें सुनी है वो ठीक हम्म। है। मैंने कहा पार्लियामेंट के बाहर था, दूसरा उसमें नाम किसी का नहीं लिया गया था। हम्म। तो ये कैसे कैसे इसको अपने ऊपर ले लिया गया? क्यों ले भी लिया गया? तो भारतीय जनता पार्टी को जाति और पिछड़ा वर्ग से इसे नहीं जोड़ना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ भाजपा पिछड़े वर्ग का और जाति का अपमान कर रही है, इसको किसी के साथ जोड़कर। तो उपराष्ट्रपति को जाति का कार्ड खेलना पड़ गया है, ये ऐसी नौबत कैसे आ गई? भाजपा जो न कराए, मोदी जो न कराए, कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने एक संवैधानिक पद को अपने राजनीतिक लाभ के लिए विवादों में ला दिया। अब आज क्या ड्रामा हो रहा था कि सब खड़े थे अपनी जगह, जैसे क्लास टीचर ने खड़ा कर दिया हो, सजा दे दी हो। तो आज भाजपा के सारे लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, वो खड़े रहे पूरे क्वेश्चन आवर। तो लगता है जैसे वो अपने किए पे शर्मिंदा है, प्रायश्चित कर रहे हैं। अब एक ही चीज बची थी, वो भी कर लेते तो क्लासरूम का दृश्य हो जाता। देखिए, वो सवालों पर बात करना भी बहुत जरूरी है, जिन सवालों को लेकर के आज विपक्ष सदन के बाहर खड़ा हुआ है। विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित करने के जो सवाल थे, उन सवालों पर बात करना जरूरी है। तो वो क्या सवाल थे, ऐसे भारी भरकम, ऐसे भयंकर सवाल जिससे मोदी सरकार इतना डर गई, खफा हो गई? देखिए, अनप्रेसिडेंटेड, मोदी है तो मुमकिन है। जब नई बिल्डिंग बनी तो कहा गया ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अद्भुत, अद्वितीय है। 10 दिन भी नहीं सदन चला था, 15 दिन भी नहीं चला था, 1 महीना तो छोड़ दें। 2 लोग आते हैं, 4 चलते हैं, 5 चलते हैं, 6 चलते हैं। सदन के बाहर जहां से पार्लियामेंट की दीवार है, जुडिक्शन है दिल्ली पुलिस का, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का। ये किसके अंडर में है? अमित शाह जी के। वहां छोड़े जाते हैं रंगीन पटाखे कह लें या जो भी। 2 लोग अंदर आ जाते हैं, 4 भी बाहर है। उन 2 लोगों को पास किसने दिया है? कांग्रेस ने नहीं, इंडिया के घटक दल ने नहीं, भाजपा के संसद सदस्य ने। वो अंदर आता है, पार्लियामेंट हाउस जाता है। किसकी सिक्योरिटी है? भाजपा के सरकार की, जो अधीन काम करती है स्पीकर साहब के। फिर उसके बाद वो दर्शक दीर्घा में पहुंच जाता है। दर्शक दीर्घा से वो कूदता है, जाकर गिरता है एमपी के बीच, फिर वो कबड्डी खेलता है, पकड़ा जाता है। कौन पकड़ता है? सांसद गण, धुनाई भी होती है उसकी। तब जाके जब सांसद गण धुनाई कर लेते हैं तो हवाले कर देते हैं। अब आज देखिए, 1 से 44 या 47 हम बाहर हैं, और जिसने पास जारी किया ना, पुलिस उसका बयान ले रही है, ना उससे पूछताछ कर रही, वो अंदर बैठी। तो हमारा तो सिर्फ यही आग्रह है ना, कुछ नहीं मांग रहे थे, जी। कि पूरे घटना चक्र पे जिससे
पार्लियामेंट की सुरक्षा के साथ हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। उसने जो धुआं निकाला, जो स्प्रे किया, तो जब स्प्रे वहां तक पहुंची गया था, धुआं वहां तक पहुंची गया था, तो वो जहरीली गैस भी हो सकती थी। तो हम अगर इससे होम मिनिस्टर से सवाल जवाब न करें, होम मिनिस्टर से ना कहें आप एक बयान दीजिए, तो किससे कहें? सड़क पर चलते हुए किसी रिक्शे वाले से, ठेले वाले से? और फिर ऐसा क्या है कि अमित शाह जी इसका जवाब सदन में नहीं देंगे? भारत का आर्टिकल का 75 कहता है प्रधानमंत्री और मंत्रीगण उत्तरदायी होते हैं सदन के प्रति, और ये घटना भी सदन में हो रही है। तो आपको वहां जवाब देने में क्या दिक्कत थी? यही कह देते ये अभी तक तथ्य हैं, आगे जांच जारी, हम बताएंगे। लेकिन नहीं, अहंकार, कौन होते हो पूछने वाले, हमने तो कर दिया जो करना था। शताब्दी की सबसे भयंकरतम घटना घटित हो गई। मुद्दे क्या थे उसके? कहो तो कहते हैं देखिए साहब, ये मुद्दे पूछ रहे हैं, तो जिसने कदम उठाया उसका मुद्दा नहीं पूछे तो क्या पूछें उससे? या वो जो बोल गया महंगाई बेरोजगारी पे उसका जिक्र करें तो कहें ये सम्मान? अरे हमें बताओ ना, जिसने 5 डे के अंदर बुलाया वो कॉन्स्पिरेटर हुआ कि नहीं हुआ? प्रथम दृष्टया तो हुआ, तो उसकी जांच कर लो। अगर वो बेगुनाह है, गलतफहमी दी, छोड़ो उसको। लेकिन आज तक उसको पूछोगे नहीं, वो अंदर बैठा है और जो सवाल उठा रहे हैं वो बाहर बैठे। तो आप मिमिक्री नहीं करेंगे अच्छा, तो क्या करें? एक सवाल बड़े समय से चल रहा है कि आज खड़गे साहब ने भी ये बात कही कि मेरा माइक म्यूट कर दिया जाता है। विपक्ष के तमाम लोग, राहुल गांधी भी ये बात कह चुके हैं कि माइक म्यूट कर दिया जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। तो ये मैं जानना चाहती हूँ, आप तो सदन में लंबे समय से रहे हैं, तो ये माइक म्यूट अनम्यूट कैसे कर दिया जाता है, ये जरा दर्शकों को आप समझाइए। मैं बता, पहले तो इस पर आइए कि परंपरा क्या है। जी। लोकसभा और राज्यसभा हो, विधानसभा, द फर्स्ट राइट टू स्पीक इज, पहला अधिकार बोलने का, अगर वो खड़ा हो जाए तो उसे बुलवाना पड़ता है, वो है नेता सदन। नंबर 2 पे किसका राइट है? नेता विरोधी दल। और वहां चूंकि एक प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, तो वो स्पीकर साहब ने, चेयरमैन साहब ने कहा भाई इनको भी बोलने का अधिकार प्रायोरिटी पे मिले। सब मान गए। नेता सदन खड़े होते हैं, उनको तुरंत मौका। नेता विरोधी दल खड़े हो जाए, पूरा विरोधी पक्ष खड़ा हो जाए कि साहब नेताजी बोलना चाहते हैं, उनको करो। नहीं, वो बोलेंगे तो कार्रवाई से निकल जाता है। वो बोलेंगे तो बोलते वक्त माइक का एक कंट्रोल होता है, वो किसी का भी माइक चलाएं आप या बंद कर दें, और जब तक आप नहीं देंगे माइक नहीं चलेगा। तो इस तरह कंट्रोल एक जगह से हो जाता है सबका माइक। तो नहीं किया जाता, नहीं कर सकते आप। लोकतंत्र जगह क्या है? वो एक मंदिर है, वहां हम अपनी बात कहेंगे पार्लियामेंट्री ढंग से, आप अपनी बात कहेंगे। और सदन इतने दिन चला, 2 हफ्ते, कोई बिल के अंदर नहीं गया। आपने सबको निकाल नहीं दिया, तब बिल में गए लोग। तो क्या करें हम? मतलब आवाज भी न उठाएं, हमारा माइक भी बंद कर दिया जाए, हमें बोलने भी न दिया जाए, तो हम वहां किस लिए बैठे? अगर हम महंगाई पे बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते, भारत की सीमा लद्दाख पे नहीं बात कर सकते, एक पूंजीपति का नाम नहीं ले सकते, एक मणिपुर का जिक्र नहीं कर सकते, तो हम वहां क्या करें? और फिर नेता विरोधी दल को आप न बोलने दें, मैं समझता हूँ तो लोकतंत्र का ये जो जनता भेजती है हमें, ये उसका भी अपमान, और ये अहंकार है, और चोरी कुछ है ऐसी कि नहीं चाहते विपक्ष बोले। यही सवाल मेरा अगला आपसे था कि आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि एक साथ इतने सांसदों को निलंबित कर देना, ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है जिस पर क्या विपक्ष की नजर नहीं पड़ पा रही है? आपको क्या लगता है? प्रमोद तिवारी जी क्या सोच रहे हैं? पूरी हमारी नजर है, हम देख रहे हैं। तो वो कौन सी खिचड़ी है जो पक रही है अंदर अंदर? वो यही कि सच्चाई का सामना ये सरकार नहीं कर सकती। तो ये सरकार चाहती है कि निकालो इनको, बाहर करो। फिर मैं आपको याद दिला दूं, यही गृह राज्य मंत्री थे अमित शाह जी, आज यहाँ गृह मंत्री है गुजरात में, और यही मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, वहां भी यही होता था। 3-4 दिन में निकाल के बाहर करो सब, पूरा बजट पास कराओ, पूरा सदन खत्म करो। तो लोकतंत्र के प्रति इनके हृदय में सम्मान न कभी रहा है, वाद विवाद में विश्वास नहीं करते, फासिस्टवादी विचार इनके हैं
गांधी को मानते नहीं, गोडसे की पूजा करते हैं। धनखड़ साहब ने खुद ही गांधी को महापुरुष कहा है, तो मोदी जी को युग पुरुष कहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल जी उनका जिक्र ही नहीं करना चाहता। मैं उनके प्रति सम्मान रखता हूँ, पीठ के प्रति सम्मान रखता हूँ। तो मेरे जैसा अनुभवी आदमी कभी पीठ जी जी आक्षेप नहीं करता। अच्छा, ये बताइए कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर चंपत राय जी ने भी विष्णु का अवतार बोला है मोदी जी को, उस पर क्या कहेंगे आप? चलिए किनारे रख देते हैं युग पुरुष को, विष्णु के अवतार पर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ उनको पिताजी बना दें चंपत राय, उनको बाबा जी बता दें, वो अपना जनक बता दें, जो चाहे करें। चंपत राय कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, पर युग पुरुष बड़ा होता है या महापुरुष? एक युग में तो कई महापुरुष हो सकते हैं, पर एक युग में तो एक ही होगा ना। तो क्या गांधी जी से मोदी जी बड़े हो गए? जिस दिन गांधी जी से मोदी जी बड़े हो जाए और देश सुनता रहे और हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं तो हमारी न सुनी जाए, तो देशवासियों, अब इस देश का भविष्य समझ लो। लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही आ चुकी है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि 3 राज्यों में हार का सबसे बड़ा कारण प्रमोद तिवारी जी क्या मानते हैं? देखिए, मेरे तो कई कारण हैं, और वोट हमें मिलता है इन 5 राज्यों में उनसे 11 लाख करीब ज्यादा, फिर भी हम हार जाते हैं। पोस्टल बैलेट होता है तो हर जगह हम जीतते हैं, पहले राउंड में हर जगह जीत गए, और जैसे पोस्टल बैलेट खत्म हुआ, ईवीएम टक टक शुरू हुई, हम हारते चले गए। फिर भी 10 लाख वोट ज्यादा मिल गया हमें, 11 लाख मणिपुर जोड़ ले तो, वहां इनका 5% है, हमारा 25%। तो ज्यादा वोट पाके हम हार गए। मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए बहुत गंभीरता से लोकतंत्र पर विचार करना पड़ेगा और हमें भरपूर प्रयत्न करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से आई है इस देश की आजादी, इसकी हिफाजत कर लो मेरे देशवासियों। शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करो, शांतिपूर्वक ढंग से व्यवस्था का परिवर्तन करो, वरना वो आजादी, वो लोकतंत्र जिसके लिए हम लोगों के पूर्वज कुर्बान हुए, वो बेमानी चली जाएगी। अच्छा, ईवीएम को लेकर आपका क्या सुझाव है प्रमोद तिवारी जी? आपको लगता है क्या कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? क्योंकि जब ये बात ईवीएम का सवाल उठता है तो कहा जाता है कांग्रेस की ना सरकार से ईवीएम चल रही है। देखिए, मैं फिर बताऊं ना, व्यवस्था बुरी नहीं होती, व्यवस्था चलाने वाला बुरा होता है। अब आप मुझे एक चीज बता दें, चांद पर कोई जाता है? कंट्रोल तो यहीं से होता है ना, यहां से ही तो इसरो कंट्रोल करता है। तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। पर इस क्या कारण है कि जापान नहीं कराता चुनाव, अपनी ईवीएम बना के बेच लेता है, कोरिया ईवीएम बना के बेच लेता है, अमेरिका नहीं कराता, फ्रांस नहीं कराता, जर्मनी नहीं कराता, इंग्लैंड नहीं कराते, जितने लोकतांत्रिक देश नहीं कराते। मोदी जी क्यों करा रहे? हमारी चुनौती स्वीकार करें, एक बार जरा एक चुनाव हो जाए बिना ईवीएम के। जनता का विश्वास बहुत जरूरी है ना, वो तो होना चाहिए। अब एक बड़ा तबका हमसे प्रचार करने जाते हैं तो कहता है अरे हम वोट तो आपको दे देंगे लेकिन जरा सा ईवीएम से कैसे बचाएंगे। ये सवाल जनता पूछती है। अब ये कह देते हैं कि जब आप जीतते हैं तो नहीं बोलते ईवीएम पे, हारते हैं तो बोलते हैं। अरे भाई, जब हम देखते हैं तब बोलते हैं, अब एक दो आप छोड़ दो, बाकी जगह अपना काम कर लो। तो आप मानते हैं कि तो इंडिया गठबंधन की तरफ से आगे ईवीएम को लेकर के क्या कुछ रणनीतियां तय होने वाली है? क्या लग रहा है? अभी कल ही मीटिंग हुई है दिल्ली में। ये सवालात उठते हैं, इन पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है हमने। जब भी निर्णय लेंगे हम मीडिया के सामने आएंगे और उससे बताएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? इस वक्त ये चर्चा देश की मीडिया में बहुत चल रही है। लोग कह रहे हैं कि देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने वाला है, ऐसा है क्या कुछ? इस संभावना से कौन बनेगा प्रधानमंत्री इनकार नहीं किया जा सकता। ये ममता जी ने प्रस्ताव रखा, उनके मन में है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने यह तय किया है कि हम चुनाव तक किसी को नेता नहीं प्रोजेक्ट करेंगे, सब मिलकर पूरी ताकत से लड़ाएंगे। जब बहुमत आ जाएगा तो बहुमत तय कर लेगा ये हमारे नेता होंगे, और वही जाके राष्ट्रपति को
जी। दावा पेश कर देगा कि हम बनाना चाहते हैं। अच्छा, यूपी में अखिलेश से गठबंधन या मायावती से? फिलहाल तो अखिलेश जी इंडिया के सदस्य हैं, मायावती जी सदस्य नहीं है, जी। और जब वो सदस्य नहीं तो गठबंधन कैसे? कल परिस्थितियां बदल जाए तो अलग बात है। अच्छा, एक चीज जो चल रही है, ये सवाल बहुत चल रहा है, अखिलेश यादव से भी कई बार मीडिया के तमाम रिपोर्टर से पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस के लिए मेन फायदेमंद किसके साथ रहना होगा, समाजवादी पार्टी के साथ या बसपा के साथ? जो साथ रहे और वोटों का बंटवारा रोके। अच्छा, 3 राज्यों के जब चुनाव हुए प्रमोद तिवारी जी, तो ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में क्या फूट पड़ गई है, क्या कमजोर हो गया है? तो क्या जिस तरीके से हमने अभी दिल्ली में जो बैठक देखी, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस देखा तमाम नेताओं में, वो क्या बता रहा है कि क्या ये गठबंधन और मजबूत हुआ है? देखिए, वो गठबंधन में जो बैठते हैं बड़े सीनियर लीडर्स हैं, अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता हैं। वो जानते हैं कि 11 लाख वोट ज्यादा मिला है जी। बगैर इंडिया गठबंधन के, और कहीं इंडिया गठबंधन तो इसमें 10% वोट और जोड़नी चाहिए। तो जो आज हमको 40% मिला है, वो जाएगा 50% के ऊपर और साफ हो जाएगी भाजपा। यही तो चिंता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी, आपने अपना धन्यवाद कीमती समय प्रज्ञा जी। हमें दिया और हमारे सारे धन्यवाद सवालों के प्रज्ञा जवाब जी। दिए।